हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस डीमर्स द एवेंजर्स। और आज की क्लास में हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं आपका बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसका पार्ट 2। पार्ट 1 आपको याद होगा मैंने क्या क्या कराया था। पार्ट 1 में मैंने आपको कराया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उसकी नेचर, फीचर और उसके बाद सिग्निफिकेंस। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स गिवन बाय फ्योल। ठीक है, फ्योल के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स। तो ये जो आज की क्लास है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि आज की क्लास में जो मैं आपको फ्योल के प्रिंसिपल्स कराने वाला हूँ 14 प्रिंसिपल, उसमें से आपके पेपर में एक नए क्वेश्चन जरूर से केस स्टडी में आता है। तो ध्यान लगा के सुनिएगा। 15 मिनट की मेरी वीडियो होने वाली है, 15 से 16 मिनट की। इसमें मैं आपको प्रिंसिपल्स अच्छे से समझाऊंगा और सारे प्रिंसिपल्स को मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप सारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अच्छे से, आपको ये सारे जो प्रिंसिपल है समझ में आ जाएंगे। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपने देखा कि भाई आपको क्या दिख रहा है। सबसे पहले आपको मैंने जो हेडिंग बता रखी है वो है फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो भाई ये जो हेनरी फ्योल हैं, ठीक है, पूरा नाम है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उससे रिलेटेड 14 जो है प्रिंसिपल दिए हैं। अब हेनरी फ्योल जो है वो भी मैनेजर के तौर पे ही काम करता था, एज फोरमैन काम करता था। ठीक है, इसीलिए इसने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ 14 प्रिंसिपल्स बनाए जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको पढ़ने के लिए उसने दिए कि भाई आप प्रिंसिपल पढ़ो और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, करने को मिलेगी जब आप एक्चुअल वर्क प्लेस पे जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहला प्रिंसिपल हेनरी ने हमको कौन सा दिया, हेनरी फ्योल ने, वो दिया डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम का विभाजन। ठीक है, तो फ्योल कहते हैं कि भाई आप किसी भी काम को जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं तो उस काम को आपको करने के लिए क्या करना चाहिए, उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। और उस काम को बांटने के बाद हर काम के लिए एक एक्सपर्ट को आपको हायर करना चाहिए जो उसका एक छोटा हिस्सा करे और उसके बाद उस काम को प्रॉपरली आपको करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप देखते हैं कोई पिक्चर बनती है जब, तो उस पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हर काम को करने के लिए हम अलग से एक डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। जैसे म्यूज़िक के लिए म्यूज़िक डायरेक्टर हो गया, एक्शन के लिए एक्शन डायरेक्टर हो गया, एक ओवरऑल आपका डायरेक्टर होता है, तो कोरियोग्राफर हो गया जो डांसिंग का काम करता है। तो बहुत सारे काम करने के लिए अलग अलग लोगों को अपॉइंट करते हैं। तो फ्योल यही बोलते हैं कि भाई किसी काम को जब आपको करना है तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए और हर काम को करने के लिए एक्सपर्ट को हायर कर लीजिए। अब लिखा क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी शुड डिवाइड अ कंप्लीट वर्क इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट शुड बी गिवन टू अ स्पेशलिस्ट सो दैट द वर्क कैन बी डन विथ कंप्लीट एफिशिएंसी एंड वेस्टेज कैन बी रिड्यूस्ड। मतलब काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और हर काम के लिए एक एक्सपर्ट को हायर कर दो जिससे एफिशिएंसी आए और हमारा वेस्टेज कम हो सके। तो आई थिंक आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, डिवीजन ऑफ वर्क। काम को बांट दो और हर काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लीजिए। अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पे। स्क्रीन पे लिखा हुआ है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बच्चों अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है निर्णय लेने की शक्ति, पावर टू टेक डिसीजन। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब दिए गए काम को करने की आपकी जो ऑब्लिगेशन है वो। तो भाई ये प्रिंसिपल कहता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को साथ में चलना चाहिए। मतलब आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसको साथ साथ कुछ अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप किसी क्लास के, मैंने आपको किसी क्लास का मॉनिटर बना दिया और आपको बोला गया कि भाई सारे बच्चों को चुप कराना आपकी ड्यूटी है, मगर मैंने बोला कि भाई किसी भी बच्चे को आप मार नहीं सकते, उसको डांट नहीं सकते, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। क्लास में जो है शोर मचता रहेगा और आप सबकी शक्ल देखते रहेंगे। तो अगर मैं आपको एक काम देता हूं कि बच्चों को चुप कराना है तो साथ साथ मेरे को आपको एक डंडा भी देना पड़ेगा, आपको कुछ पावर भी देनी पड़ेगी, कुछ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी जिससे आप उन बच्चों को चुप करा सकें। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या कहता है, अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क असाइंड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड टू हैंड, ओनली ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट कंप्लीट द वर्क। मतलब कहने का क्या हुआ बच्चों कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो साथ साथ चलनी चाहिए। अगर किसी को आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो वो काम पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको आपने काम करने के लिए कुछ पावर्स तो दी ही नहीं। ये हुआ आपका सेकंड प्रिंसिपल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।
समझ में आया तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे लोगों को भी पहुंचा दीजिए और कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे बच्चों? तीसरा पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। तो एक बहुत कॉमन सा प्रिंसिपल है जो कि हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है। प्रिंसिपल कहता है कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन और डिसिप्लिन्स को अप्लाई किया जाए, और कोई भी बंदा, कोई भी एम्प्लॉय उन डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट भी दी जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी क्लास में रूल्स एंड रेगुलेशंस को बच्चे फॉलो नहीं करते हैं, या आपके कारखाने में एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, तो काम नहीं हो पाएगा ठीक से। तो सिंपल सा पॉइंट है, इसमें कुछ खास आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट बी फॉलोड बाय ऑल द सबऑर्डिनेट्स एंड देयर शुड बी पनिशमेंट इफ समवन डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल्स। आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके स्कूल में, आपके कारखाने में, आपके हॉस्पिटल में रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाना चाहिए, और अगर कोई एम्प्लॉय, कोई स्टूडेंट उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट भी दी जानी चाहिए। यही ये प्रिंसिपल आपका कहता है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैक्सिमम केसेस बनते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स आदेश की एकता। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एवरी सबऑर्डिनेट मस्ट बी रिसीव कमांड फ्रॉम वन सीनियर एट अ टाइम सो दैट देर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे बच्चों क्या बताया गया कि कोई जूनियर है, उसको एक बार में एक ही सीनियर से ऑर्डर मिलने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको एक ही टाइम पे आपके मम्मी ने और आपके पापा ने, दोनों ने कोई काम करने के लिए बोल दिया। मम्मी ने बोल दिया कि भाई पानी लेकर आओ हमारे लिए, और पापा ने बोल दिया बाज़ार से कोई सामान लेकर आओ। तो आप एक टाइम पे एक ही जो है की बात मान सकते हैं। अगर आप एक की बात मानते हैं, दूसरे की बात नहीं मानते, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप दूसरे के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे, तो उससे आपके मम्मी पापा में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि भाई हमारा ऑर्डर पहले पूरा क्यों नहीं किया गया। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक जूनियर है, एक कर्मचारी है, एक एम्प्लॉय है, उसको एक बार में एक ही सीनियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर उसको एक बार में एक से ज़्यादा सीनियर से ऑर्डर मिलता है तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, या तो वो काम नहीं करेगा, बहाना बनाएगा पहले वाले से दूसरे के लिए, या तो उसको एक का काम छोड़ के दूसरे का काम करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी कि किसका काम करूँ, किसका काम ना करूँ। यहाँ पे डायग्राम में भी आपको ये समझा रखा है कि भाई ए, बी, सी और डी को जो है ऑर्डर दे रहा है, वो तो कहलाएगा आपका यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि एक सीनियर एक बार में 3 जूनियर को ऑर्डर दे रहा है। लेकिन उसके साइड में जो डायग्राम बना हुआ है जिसमें ए, बी, सी मिलकर डी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो यूनिटी ऑफ कमांड नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड, क्योंकि 3 सीनियर एक बार में एक ही जूनियर को ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा उस ऑर्डर को पूरा करना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा यूनिटी ऑफ कमांड। इसको अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर में पेपर में क्वेश्चन आपके बनता ही है। अब आते हैं बच्चों 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं निर्देश की एकता हिंदी में। तो भाई ये क्या कहता है ये प्रिंसिपल कहता है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक जैसी है, मतलब जिनका नेचर एक जैसा है, ठीक है, जिनमें एक ही जैसा काम होना है, उनको एक ही हेड के अंदर होना चाहिए और उनके लिए एक ही प्लान होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारी एक फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं, तो कपड़े परचेज़ करने से रिलेटेड, लाइक कपड़े बनते हैं तो हमारी फैक्ट्री में जीन्स के कपड़े भी बनते हैं और शर्ट्स वगैरह भी बनती है, कॉटन की, सिल्क की कॉटन की शर्ट भी बनती है। तो जो रॉ मटेरियल परचेज़ करने का जो काम है, अब जीन्स के रॉ मटेरियल को परचेज़ करने का और कॉटन शर्ट के रॉ मटेरियल को परचेज़ करने का काम अलग अलग बंदों को नहीं मिलना चाहिए, वो सारा परचेज़ का काम एक ही बंदे को मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, क्योंकि आप एक ही जैसे काम अगर अलग अलग लोगों को दे दोगे तो वो दोनों ही उस काम को करेंगे, तो एक ही काम आपका 2 बार हो जाएगा। इसे कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तो प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड प्लान, दिस इंश्योर्स दैट यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब कहने का कि वो सारी चीज़ें, वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक ही नेचर की हो, उनको एक ही हेड और एक ही प्लान के अंडर होना चाहिए। अगर उनको आप एक से ज़्यादा हेड और प्लान्स के अंडर जो है असाइन कर दोगे, दे दोगे, तो उससे क्या होगा कि एक ही काम 2 बार हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये हो गया आपका 5वां प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं 5 प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल था आपका डिवीजन ऑफ वर्क,
दूसरा प्रिंसिपल कौन सा था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा कौन सा था बच्चा आपका, तीसरा मैं खुद भूल गया सॉरी, तीसरा था आपका, एक मिनट में देख लेता हूँ, तीसरा था आपका डिसिप्लिन, हाँ। चौथा था यूनिटी ऑफ कमांड और पांचवा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो ये 5 आपको अच्छे से समझ में आए, मैंने आपको बताया। अब इसके बाद चलते हैं बच्चों छठे पे। छठा पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। समझ में आया, मतलब अपने खुद के हितों को छोड़ देना सामान्य हितों के लिए। अब मान लीजिए आपके घर में 5 मेंबर हैं और 5 में से 4 मेंबर वेजिटेरियन हैं, लेकिन आप नॉन वेजिटेरियन हो, आपको नॉनवेज खाना बहुत पसंद है। तो किसी दिन जो है आपका मन हुआ कि भाई आज घर में चिकन बन जाए, लेकिन बाकी 4 लोग कह रहे हैं कि भाई चिकन मत बनाइए, आज एक काम कीजिए पालक पनीर बना लीजिए। तो आपने क्या करा, आपने सोचा कि भाई बाकी 4 लोग तो पालक पनीर खाना चाहते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि चिकन को छोड़ के पालक पनीर ही बनवा लेते हैं, हम भी वही खा लेंगे। तो उस केस में क्या हुआ, आपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ के जनरल इंटरेस्ट को फॉलो करा। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जो है जनरल इंटरेस्ट यही कहता है कि आपको अपनी फर्म में भी ऐसा ही करना चाहिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। अब इसके ऊपर में केस स्टडी कैसे आती है कि भाई एक मैनेजर था, उसने क्या करा, अपने किसी रिलेटिव को किसी पोस्ट पे ज्वाइन करवा दिया, जबकि उसमें क्वालिफ़िकेशन कम थी। अगर वो बाहर से लोगों को देखता तो उसको अच्छी क्वालिफ़िकेशन के लोग भी मिल जाते, क्योंकि उसने क्या करा, अपने रिलेटिव को ज्वाइन करा दिया। इसका मतलब उसने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी, जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं दी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई आपको अपने हितों को छोड़ के फर्म के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका छठा प्रिंसिपल। अब चलते हैं बच्चों 7वें प्रिंसिपल पे, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब देखो रेम्यूनरेशन वर्ड कुछ बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे। रेम्यूनरेशन का मतलब सिंपल होता है सैलरी। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, मतलब वेजेस, मतलब वेतन, जो भी आपको दिहाड़ी मिल रही है उसे कहते हैं रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन भी एक कॉमन सा प्रिंसिपल है जो कहता है कि भाई अगर आप अपने काम पे लोगों को रख रहे हो, अपने फैक्ट्री में, अपने कारखाने में, अपने ऑफिस में लोगों को रख रहे हो, तो आपको उनको काम करने के बदले में एक प्रॉपर रेम्यूनरेशन, प्रॉपर सैलरी देनी चाहिए, ताकि उनकी नीड सेटिस्फाई हो सके और वो ज़्यादा लॉयल्टी के साथ काम कर सके। द वेजेस ऑफ एम्प्लॉय मस्ट बी जस्ट एंड इक्विटेबल सो दैट दे प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉयज़ एंड दे वर्क विद कंप्लीट लॉयल्टी। मतलब कहने का क्या हुआ बच्चों कि भाई आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर मात्रा में सैलरी देनी चाहिए। मतलब सैलरी मत काटो, जितनी अच्छी सैलरी हो उतनी अच्छी सैलरी दो, ताकि वो अपना काम और मन लगा के कर सके। अगर आप सैलरी काटोगे तो ऑब्वियस सी बात है, या तो भाई वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा काम करने के लिए, या आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो काम चोरी करेगा, क्योंकि उसको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है। तो ये हो गया आपका छठा प्रिंसिपल, 7वां प्रिंसिपल। अब हम आते हैं 8वें प्रिंसिपल पे। 8वां प्रिंसिपल है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब बच्चों क्या होता है, केंद्रीकरण, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो अब ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो थोड़े बड़े साइज़ की है उसमें आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को अप्लाई करना चाहिए। मतलब कुछ मेन डिसीजन जो होते हैं, जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, उनको लेने की पावर सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास होनी चाहिए, और बाकी जो जनरल डिसीजन होते हैं उनको लेने की पावर हमको बांट देनी चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। आपके स्कूल में किसी बच्चे का नाम अगर लिखा जाता है, मतलब नाम लिखने का, बच्चे को एडमिशन देने का और बच्चे को नाम काटने का, मतलब उसको स्कूल से टर्मिनेट करने का अधिकार किसके पास होता है, सिर्फ प्रिंसिपल के पास। तो वो सिर्फ इंडिविजुअल के पास है। लेकिन क्लास में किसी बच्चे को छुट्टी चाहिए तो वो अपने क्लास टीचर से वो क्या कहते हैं एप्लीकेशन दे के छुट्टी ले सकता है। उसको पानी पीने जाना है, वॉशरूम जाना है, तो वो अपने मॉनिटर को बोल के जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो बड़े डिसीजन हैं वो लेने की पावर तो प्रिंसिपल के पास थी, लेकिन जो छोटे मोटे डिसीजन हैं उनको लेने की पावर सब्जेक्ट टीचर में और मॉनिटर में बांट दी गई। इसका एक और एग्जांपल होता है कि भाई हमारी कंट्री में भी हमने जो है पंचायत राज सिस्टम बना रखा है, जिसमें छोटे मोटे डिसीजन लेने की पावर को हमने लेवल वाइज बांट दिया है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि भाई आपको अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वी शुड अडॉप्ट बोथ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड properly, which means the main decision should be taken by the centralized authority and small decision should be decentralized। मतलब बड़े डिसीजन तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी को लेने चाहिए और छोटे डिसीजन जो है वो हमको डिसेंट्रलाइज कर देने चाहिए। तो ये तो थे आपके 8 प्रिंसिपल। अब आज की वीडियो मेरी 15 मिनट की पूरी हो गई है,
तो इसी वीडियो को मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करने वाला हूँ, अगले पार्ट में, मतलब इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा मेरे को रिलैक्स करने की ज़रूरत है तो थोड़ा चिल मारिए, पानी वानी पीजिए, गाने सुनिए और उसके बाद वापस अगली वीडियो पे आ जाइए, क्योंकि इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अगली वीडियो में 8वें प्रिंसिपल से। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, बाकी प्रिंसिपल भी हमारे अगली वीडियो में आने वाले हैं। तो भाई आप जो है अगली वीडियो पे जा सकते हैं या फिर जो है थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद जा सकते हैं, मगर अगली वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें मैंने आपको ये प्रिंसिपल्स पूरे करवा दिए हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।